आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपने क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक छात्र के द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक 10, 20, 15 और 5 है। माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। देखिए किस प्रकार से माध्य निकालेंगे। देखिए माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है हमारा सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, बटा हो जाएगा हमारा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए एक्चुअली में आपको करना क्या, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो चीज दिया है ना सबको आप लोग क्या करिए, जोड़ करके लिख दीजिए। जैसे 10 है तो 10 लिखेंगे जोड़, फिर क्या है 20 है तो 20 लिखेंगे फिर जोड़, क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे जोड़, फिर क्या है 5 है लिख देंगे। मतलब जो जो दिया रहेगा ना सबको हम लोग इस प्रकार से जोड़ करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर के ठो है तो 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो है तो नीचे हम लोग 4 लिख देंगे। जे ठो रहेगा हम लोग नीचे उसको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 बटे कितना हो गया 4 हो गया। दो का बड़ा कट जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 25 दूनी 50, यानी 25 बटा 2 है, यानी इसका आधा हो जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। आपने क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में इस चीज को पढ़ा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है क्या है कि लॉरेंज वक्र क्या है। तो देखिए लॉरेंज वक्र क्या होता है। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसे हम लोग संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। यह हो जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र का बिल्कुल सिंपल और सरल उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए कि आधार वर्ष को परिभाषित कीजिए। आधार वर्ष मतलब होता क्या है। देखिए आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार मानकर हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। देखिए वैसा कोई वर्ष, ठीक है, मतलब एक्चुअली बोला जाता है वैसा कोई विशेष वर्ष, मतलब कोई एक बहुत ही खास वर्ष, जिस वर्ष में हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसको आधार मानते हैं और आधार मानकर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है उसका हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी को आधार वर्ष बोला जाता है। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सतर्कतापूर्वक करना चाहिए। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सरल और सीधा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम का नाम लिख दिया जिसका नाम है मनरेगा। क्या, मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि हमारे 2005 में आया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर देखिए इसका मतलब आप लोग और कोई सा भी और दूसरा भी उत्तर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक तो कार्यक्रम लिखना है तो आप कोई सा भी कार्यक्रम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कि मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो मानव पूंजी निर्माण का जो एक स्रोत है इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा में निवेश। ठीक है, शिक्षा में निवेश, शिक्षा में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या देख लीजिए कि द ग्रेट लिप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी बताया था। एक्चुअल में ये नहीं था बल्कि इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चीन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को सेट 1 में भी इस चीज को बता दिया था। तो चीन में 1958 ईस्वी में ये चीज शुरू हुआ था।
आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख सकते हैं कि माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। 2 गुण लिखना है, 2 दोष लिखना है। देखिए सबसे पहले इसके गुण क्या क्या है, यह समझने तथा गणना करने में सरल है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, गणना भी इसको आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इसे बिंदु रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह हो जाएगा इसका 2 गुण। दोष क्या क्या है देखिए, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग माध्यक, देखिए माध्यक बोलिए फिर माध्यिका बोलिए, देखिए माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। और जब भी हम लोग माध्यक निकालते हैं तो जो भी हमारे पास जो डाटा होता है, जो आंकड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं या फिर घटते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये सब जो चीज करना है, कई बार ये चीज बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है, ये मतलब समस्या यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये इसका एक दोष है। फिर देखिए दूसरा क्या है कि यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है। हमारे पास कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है, उसके हर एक डाटा के लिए ये चीज लागू नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। देख लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देख लीजिए सर, पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को समझा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करें। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को माध्य निकालना है, फिर माध्य विचलन, इसका मतलब माध्य से माध्य विचलन का यहाँ पर आपको गणना करना है। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है जहाँ पर अंक दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या अंक में है 10, 20, 30, 40, 50। विद्यार्थियों की संख्या में जैसे कि 10 अंक लाने वाला 2 विद्यार्थी, 20 अंक लाने वाला 3 विद्यार्थी, 30 अंक लाने वाला 7 विद्यार्थी, 40 अंक लाने वाला 5 विद्यार्थी और 50 अंक लाने वाला 3 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से दिया गया है। आप लोगों ने क्लास 10th में हाल फिलहाल में माध्य पढ़ा है। देखिए माध्य का आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, कि सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद आ रहा है, आपने क्लास 10th में इसी प्रकार से माध्य पढ़ा था, इसी प्रकार से माध्य पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूसरा वाला होता है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर एफ, यानी कि बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पहला वाला है ये हमारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला यहाँ पर एफ हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया और आप लोगों को भी ऐसे फॉर्मूला यहाँ पर पता है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। माध्य का फॉर्मूला जैसे आप लोगों को पता है, क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप लोगों को भी पता होगा। देखिए सिग्मा इसको बोला जाता है, सिग्मा इसको क्या बोला जाता है, इसको सिग्मा बोला जाता है। इसका माने होता है कुल योग, यानी कि सबको जोड़ दो। चलिए यहाँ पर एक करके देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक करके समझा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर जैसे पहला वाली जो अंक दिया है ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा एक्स बराबर ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो हमने एक्स बराबर 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से लिख दिया है। ये जो दूसरा वाला है ये हमारा एफ का काम कर रहा है। एफ तो 2, 3, 7, 5, 3, तो 2, 3, 7, 5 और नीचे हमने 3 लिख दिया है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो दो, यहाँ पर जो लाइन दिया गया है, हमने 2 लाइन से यहाँ पर इतना डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा एफ हो गया, जो कि हमें टेबल में दिया गया है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है माध्य का, क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। सिग्मा एफ गुना एक्स माने होता है कि जो एफ गुना एक्स है इसका हम लोग टोटल योग करेंगे। ठीक है, और जो सिग्मा एफ यानी एफ वाला जो घर है इसका भी हम लोग टोटल योग करेंगे। तो ये एफ वाला घर हो गया, इसका हमने टोटल योग कर लिया। देखिए 2, 3, 7, 5, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। इसलिए सिग्मा एफ हमने कितना लिख दिया, 20 लिख दिया। मतलब इसको आप लोग क्या करिए, जोड़ दीजिए, जितना भी आएगा ये हो जाएगा आप लोगों का सिग्मा एफ हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ तो हो गया। देखिए माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, सिग्मा एफ गुना एक्स होता है बटा सिग्मा एफ होता है। तो सबसे पहले हमें एफ गुना एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एफ गुना एक्स हो गया। तो यहाँ पर 10 और 2 को गुना 10 और 2 गुना 10 गुना 20, 20 3 60। ठीक है, हमने लिख दिया। और 30 और 7 को गुना करेंगे 210 हो जाएगा। 40 और 5 को गुना करेंगे तो 200 होगा। 50 और 3 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये सिग्मा एफ अगर हम लोग निकाल लिए यहाँ पर तो 20 हो गया, और यहाँ पर ये सबको अगर जोड़ देंगे तो आएगा हमारा 640। तो सिग्मा एफ गुना एक्स कितना आ गया, 640 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। देख लीजिए, तो माध्य का जो फॉर्मूला हो गया, इसको बोलते हैं एक्स के मात्रा में बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ गुना एक्स कितना आया, 640 आया। 640 हमने ऊपर में लिख दिया। सिग्मा एफ कितना आया, 20 आया, तो 20 हमने नीचे लिख दिया। 640 और 20 को अगर मतलब यहाँ पर एक जोड़ कट जाएगा, और यहाँ पर 32 दूनी 64 हो जाएगा। 32 यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो ये जो 32 आया इसको बोलेंगे विचलन, यानी कि DEV यानी कि डिवीजन इसको लिखते हैं, जो कि हमारा विचलन हो गया। यहाँ पर 32 हमारा विचलन ये हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ पर माध्य से, माध्य तो हमने निकाल लिया, अब माध्य से हमें माध्य विचलन निकालना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा एफ, ये मॉड हो जाएगा मॉड DX बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा एफ तो हमारे पास है,
सिग्मा एफ तो हमारे पास है क्योंकि 20 हमारे पास सिग्मा एफ है, लेकिन हमें यहाँ पर ये मॉड डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर एफ गुना डी एक्स, इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल देंगे। मॉड है, मॉड डी एक्स निकाल देंगे। देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों को निकालना है, मैं आपको एक करके हर चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पर डी ई भी जो आपका आया है कितना आया, 32 आया, यानी कि यहाँ पर माध्य जो आया है कितना आया, 32 आया है। तो देख लीजिए आप लोगों को करना किस प्रकार से और लिखना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर डी भी आया 32 हमने लिख दिया, और डी एक्स, देखिए डी एक्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको करना कैसे है, जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 लिखिए और इस 32 को घटा दीजिए तो -22 आएगा। जैसे यहाँ पर 20 है तो इस 20 को लिखिए, यहाँ पर ये जो 32 है इसको लिख के यहाँ पर घटा दीजिए तो -12 आएगा। यहाँ पर ये जो 30 है 30 को लिखिए और इस 32 को घटा दीजिए तो -2 आएगा। यहाँ पर जो 40 है 40 को लिख दीजिए यहाँ पर, और ये जो 32 है इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर ये 50 जो है 50 को लिख दीजिए और यहाँ पर ये जो 32 है इसको मतलब घटा दीजिए तो यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा dx हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें मॉड dx निकालना। देखिए इसको बोला जाता है मॉड dx, इसको क्या बोला जाता है, मॉड dx। अब देखिए मॉड का काम ये होता है कि जो माइनस वाला रहेगा उसको प्लस बना देगा। जैसे यहाँ पर -22 है तो हमारा +22 हो जाएगा, -12 है तो ये +12 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, 18 तो 18 रहेगा। मतलब ये देखिए मतलब माइनस जो रहेगा माइनस को प्लस बनाने का काम करता है और इसका कुछ भी काम नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, देखिए सिग्मा है एफ गुना मॉड dx है, सिग्मा एफ गुना मॉड dx। तो चलिए यहाँ पर एफ गुना मॉड dx कर लेते हैं। तो ये तो मॉड dx हो गया और ये हमारा एफ हो गया। गुना करिए तो 2 को और 22 को गुना करने से 44 हो जाएगा, 3 को और 12 को गुना करने से 36 हो जाएगा, 7 को और यहाँ पर 2 को गुना करने से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 5 को और 8 को गुना करने से 40 हो जाएगा, 3 को और 18 को गुना करने से 54 हो जाएगा। अगर सबको अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे ना, सिग्मा एफ गुना मॉड dx निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सूत्र भी लिख दिया है और आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने इसका सूत्र लिख दिया है क्या, सिग्मा एफ गुना मॉड dx बटे सिग्मा एफ। तो ये आ गया हमारे कितना है, 188 आ गया। और सिग्मा एफ तो देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाइए देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएं। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस चीज को देख लीजिए, सिग्मा एफ गुना मॉड dx कितना है, 188 आया जो कि हमने लिख दिया, और सिग्मा एफ हमारे यहाँ पर 20 है जो कि हमने लिख दिया। ये कट जाएगा, दुका पड़ा में यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 94 हो जाएगा, 10 में 1 जीरो, तो 1 सिंगल 10 में 9.4 इसका आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए, आगे और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर आगे और किस प्रकार से क्या करना है। तो यहाँ पर माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकलना अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो आया है ना माध्य विचलन जो आया है इसको आप लोग क्या करिए ऊपर में लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आप लोग का ये जो विचलन आया है ना 32, मैंने एक्चुअल में जो माध्य आया है उससे आप लोग भागा दे दीजिए तो ये आपका आएगा 0.29 और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। माने यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो आया है ना, ये वाला जो आया है मतलब यहाँ पर ये जो 9.4 है इसको ऊपर में लिखिए और जो माध्य आया है 32 इसको नीचे लिखिए, भाग दे दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। तो ये तरह हमारा और एक क्वेश्चन, और इसके बाद और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। देख क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खाली आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा माइंड लगाना है, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ा से x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल है, यहाँ पर x और यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी n बराबर यहाँ पर 5 दिया है, टोटल क्या है 5 है, तो यहाँ पर n बराबर 5 तक दिया हुआ है, 3 4 6 7 और 10 यहाँ पर नीचे y वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्या क्या निकालना है, इस बात को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको निकालना क्या क्या और किस प्रकार से क्या निकालेंगे, मैं आपको एक करके हर एक चीज को समझा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर पहला वाला घर हमारा x हो जाएगा जो कि हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। दूसरा वाला घर y का हो जाएगा जो हमें दिया है 3 4 6 7 और 10। फिर बाद में क्या हमें निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर में यहाँ पर ये जो x इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर हमें यहाँ पर y का स्क्वायर निकालना है तो ये जो y वाला इसका स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें यहाँ पर x गुना y करना, मतलब इन दोनों को गुना कर देना है। तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 3 चौके कितना होगा 18 होगा, 4 से कितना होगा 28 होगा और 5 दाएं कितना होगा 50 होगा। सबको जोड़ के यहाँ पर आप लोग क्या करिए सिग्मा निकाल दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने सबको जोड़ दिया, सिग्मा निकाल दिया। ये वाला घर ये पूरा लाइन को जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर आएगा 15 तो सिग्मा x हो गया। ये लाइन को पूरा जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा y जो 30 हो जाएगा। ये x स्क्वायर वाला तो ये सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा 55, ये y स्क्वायर वाला तो सिग्मा y इसका 210 हो जाएगा, ये x इंटू वाई है तो सिग्मा x इंटू वाई कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग r का मान निकाल लेते हैं और r का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला को समझ लीजिए और किस प्रकार से आप लोगों को वैल्यू बैठाना है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को
बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो आर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कि सिग्मा एक्स गुना वाई माइनस सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई बटे एन, और यहाँ पर एक बड़का जैसा बटे है देख लीजिए। फिर यहाँ पर कि रूट अंडर है सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटा एन, फिर यहाँ पर गुना है, फिर रूट अंडर सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बटा एन। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपको पुट करना है और यहाँ पर आर का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है जैसे कि सिग्मा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और एक लिखा हुआ है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर देखिए, जब सिग्मा एक्स का इस प्रकार से स्क्वायर रहेगा तो इसका बात हो रहा है, ठीक है, और जब हमारे सिग्मा एक्स का इस प्रकार से होल स्क्वायर दिया रहेगा तो सिग्मा एक्स का मान यहाँ पर क्या है 15 है, तो यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये जो दिया रहेगा इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सिग्मा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है सिग्मा एक तो वाई का स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 210, इसका मान क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। और अगर आपका लिखा हुआ रहे इस प्रकार से सिग्मा वाई का इस प्रकार से अगर होल स्क्वायर लिखा रहे तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे यहाँ पर सिग्मा वाई का वैल्यू कितना 30 है तो यहाँ पर 30 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो ये अंतर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू बैठाते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या सिग्मा एक्स गुना वाई है तो सिग्मा एक्स गुना वाई है हमारे पास 107, तो यहाँ पर हमने 107 बैठा दिया। फिर सिग्मा एक्स गुना सिग्मा वाई तो सिग्मा एक्स है 15, तो हमने यहाँ पर 15 बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा वाई है हमारे पास 30 है तो हमने यहाँ पर 30 बैठा दिया। और यहाँ पर देखिए नीचे एन है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है, यानी यहाँ पर एन का जो मान है कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमने एन की जगह पे 5 बैठा दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए रूट अंडर है तो हमने रूट अंडर दे दिया। फिर यहाँ पर है कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर यहाँ पर 55 है तो हमने यहाँ पर 55 लिख दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर तो सिग्मा एक्स यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो गया। फिर नीचे एन है तो एन का मान यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रूट अंडर है, रूट अंडर हमने दे दिया। अब सिग्मा वाई का स्क्वायर तो सिग्मा वाई का स्क्वायर है 210 तो यहाँ पर हमने 210 बैठा दिया। फिर यहाँ पर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर तो सिग्मा वाई यहाँ पर है 30 तो 30 का हमने होल स्क्वायर लिखा। फिर एन है तो एन का मतलब यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा काम बन जाएगा। देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। जैसे सिंपल से हम लोग सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितना 107 है, 107 हमने रहने दिया। अब देखिए 15 के 45 और एक जीरो इनकी 450 हो जाएगा, नीचे हमारा 5 हो गया। 55 का 55 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, नीचे हो जाएगा हमारा 5 गुना 210 का 210 माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और ये जो नीचे 5 है हमने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे हमें क्या दिया गया देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हमें और दिया गया है, जैसे यहाँ पर 107 है, इसको काट सकते हैं 5 के पास 5 नहीं 45 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी काट सकते हैं 45 बार में कट जाएगा, इसको भी काट सकते हैं 18 55 में 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 107 और यहाँ पर एक जीरो था ये ऊपर चल जाएगा, तो 107 का 107 ये 90 हो गया तो 90 आ गया। ये रूट के अंदर ही रहेगा 55 माइनस 45 तो 55 में 45 लिख दिया। रूट के अंदर 210 माइनस 180 हमने लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, सिंपल से सॉल्व करना है, जैसे आप लोग जैसे छोटा बच्चा जिससे बनाता है वैसे आप लोगों को बना देना है। 107 में अगर 90 जाएगा तो यहाँ पर 17 बचेगा, 55 में 45 जाएगा तो 10 बचेगा, 210 में 180 जाएगा तो 30 बचेगा, तो 17 का 17, रूट अंडर 10 का वर्गमूल 3.14, रूट अंडर 30 का वर्गमूल 5.47 आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 17 का 17 रहेगा, इसको गुना करना तो ये इतना आ जाएगा, इसको भगा देंगे तो 0.98 आएगा। और यह क्या होगा, उच्च सहसंबंध है। क्यों है देख लीजिए, यहाँ पर उच्च सहसंबंध इसीलिए है क्योंकि ये जो है +-1 से +-0.75 के बीच पाया गया, इसलिए क्या है, यह एक उच्च सहसंबंध है। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सूचांक के कोई 3 लाभ बताइए। देखिए सूचांक को हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं, ठीक है, इसको निर्देशांक भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश से इंडेक्स नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडेक्स नंबर बोला जाता है। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो लाभ है क्या क्या है, तो इसका जो पहला लाभ है क्या है कि मुद्रा के मूल्य की माप, मतलब इसकी सहायता से मुद्रा का जो मूल्य का जो माप होता है, मतलब मुद्रा का कितना मूल्य है इसका माप किया जाता है, ठीक है। फिर इसकी सहायता से आर्थिक स्थिति की तुलना की रहन सहन किस प्रकार से, किसी भी वर्ग का, किसी भी गांव की, मतलब किसी भी लोगों का जो रहन सहन किस प्रकार से, इसका भी माप किया जाता है। मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, मजदूरी निर्धारण करने के लिए भी सूचांक का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट में लिखा कि मुद्रा के मूल्य की माप, तो सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचांकों का प्रयोग किया जाता है, ये मतलब पॉइंट हो गया। फिर आगे की आर्थिक स्थिति की तुलना,
रहन सहन संबंधी सूचकांकों की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर तीसरा नंबर में कि मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता, यानी सूचकांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का सूचक होता है, अतः मजदूरी व वेतन के निर्धारण में इनसे बहुत अधिक सहायता मिलती है। तो ये सब हो जाएगा सूचकांक के लाभ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्या है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो निरपेक्ष जो निर्धनता है, जो सापेक्ष निर्धनता है, इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए एक एक करके यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया है हर एक चीज को। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि निरपेक्ष एवं सापेक्ष निर्धनता में अंतर। देखिए यहाँ पर एक एक करके मैंने पॉइंट बना बनाकर लिख दिया है। पहला पॉइंट क्या है कि सापेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता से आशय विभिन्न वर्गों, ठीक है, कोई सा भी वर्ग हो सकता है, प्रदेशों, कोई सा भी देश, कोई सा भी यहाँ पर प्रदेश हो सकता है, या दूसरे देशों की तुलना में पाए जाने वाली निर्धनता से है। देखिए यहाँ पर जो सापेक्ष निर्धनता है ना, इसका जो हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे किसी वर्ग में करेंगे, किसी प्रदेश में करेंगे, या फिर किसी देश में यहाँ पर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है, मान के चलो कोई देश हो या फिर कोई वर्ग हो, अगर उसका जीवन निर्वाह जो स्तर है अगर वो निम्न है तो ये सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि माना अमेरिका की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मान के चले $34,870 और भारत के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $330 है, तो भारत सापेक्षिक रूप से निर्धन है, क्योंकि यहाँ पर दो देशों के बीच तुलना किया जा रहा है, अमेरिका और भारत के बीच। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका का जो यहाँ पर मतलब प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है वो अधिक है, भारत का जो है प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वो कम है, निम्न है। ठीक है, एक्चुअली कहा जाए इसका जो जीवन निर्वाह स्तर जो है निम्न है, इसलिए भारत जो है क्या सापेक्षिक रूप से निर्धन है। तो ये हो जाएगा सापेक्षिक निर्धन। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता। देखिए क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता के माप से, इसमें निर्धनता का माप होता है वो भी मतलब यहाँ पर जो आर्थिक अवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए निर्धनता रेखा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अक्षर में जो निर्धनता रेखा होती है, निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में अंतर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए कृषि विपणन माने क्या होता है। तो कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। देखिए एक्चुअल में जो कृषि विपणन जो है एक मतलब प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें मान के चलिए देश के भीतर जितना भी मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी चीज मतलब यहाँ पर उत्पादित होती है उसका संग्रहण किस प्रकार से किया जाएगा, भंडारण कैसे होगा, प्रसंस्करण कैसे होगा, परिवहन कैसे होगा, बैंकिंग कैसे होगा, वर्गीकरण कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, ये सब चीज शामिल होता है। भारतीय कृषि बाजार असक्षम और कुछ हद तक क्या है आदिमकाल के हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने लिख दिया है कि किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साख माने होता है लोन, लोन माने होता है कर्जा, कर्जा माने होता है ऋण, यानी किसानों को लोन की जो आवश्यकता होती है क्यों होती है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि किसानों को बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, इसी के चलते उनको मतलब यहाँ पर ऋण, पैसा की जरूरत पड़ेगा, पैसा उनके पास तो होता नहीं है तो कर्जा ले लेता है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर आगे जो है क्या है कि किसानों को कृषि के महंगे औजार, पशु खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है, ये हो जाएगा। किसानों को कुआं, तालाब, बांध, मकान, भूमि की घेराबंदी इत्यादि करने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। देखिए सेक्शन सी में क्या है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रश्न है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा बताया मैथ टाइप का, तो इसी प्रकार का मैथ टाइप का क्वेश्चन है। तो मैथ टाइप का क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा सेपरेट वीडियो में बनाकर दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।